आपने कभी ध्यान दिया है, जिंदगी में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज मेहनत नहीं होती। सबसे ज्यादा थकाता है मेहनत करने के बाद भी सुरक्षित महसूस न कर पाना। आप सुबह उठते हैं, जिम्मेदारियां आपके इंतजार में होती हैं, काम, परिवार, उम्मीदें, सपने, सब कुछ। आप अपना बेस्ट देते हैं, फिर भी दिन के आखिर में एक सवाल मन में चुपचाप बैठा रहता है, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास आखिर बचता क्या है? शायद आप खुलकर किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं, पैसा आता है और फिर कहीं खो जाता है। आपने कभी सोचा है कि दिक्कत पैसे की कमी नहीं है, दिक्कत पैसे के साथ आपके रिश्ते की है? क्योंकि अगर सिर्फ कम कमाना ही समस्या होती तो मेहनती लोग सबसे अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपने आसपास देखा होगा, एक ही शहर, एक ही समय, एक ही मौके, फिर भी कोई आराम में जी रहा है और कोई हर महीने के अंत में तनाव में। आप पूछते होंगे, मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूं? और यहीं पर एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है जो अक्सर कोई आपको नहीं बताता। पैसा गणित नहीं है, पैसा सैलरी नहीं है, पैसा लक नहीं है, पैसा सोचने का तरीका है। और ये सोच बचपन से धीरे धीरे बिना शोर किए आपके अंदर बैठ जाती है। आपको सिखाया गया होगा, पहले कमाओ, फिर खर्च करो, और जो बचे, अगर कुछ बचे तो बचा लो। लेकिन सच्चाई यह है कि इसी सोच ने करोड़ों लोगों को जिंदगी भर काम करने के बाद भी आर्थिक रूप से थका हुआ छोड़ दिया है। आप शायद ये महसूस करते हो कि आप ज्यादा चाहते नहीं हैं, आपको लग्जरी नहीं चाहिए, आप बस इतना चाहते हैं कि अचानक कोई एक्सपेंस आए तो डर न लगे, भविष्य को सोचकर नींद खराब न हो, फैसले मजबूरी में न लेने पड़े, और सबसे जरूरी, अपने परिवार के सामने खुद को छोटा महसूस न करना पड़े। ये कोई लालच नहीं है, ये सम्मान की इच्छा है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि अंदर एक आवाज कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी उम्र निकल गई, मेरे हालात ऐसे नहीं हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं बचता। अगर ये आवाज आपको भी आती है तो एक पल रुकिए, क्योंकि ये ऑडियो बुक आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेच रही। ये ऑडियो बुक आपको अपने ही पैसे का मालिक बनना सिखाने वाली है। कल्पना कीजिए, अगर 5 साल बाद भी आपकी जिंदगी आज जैसी ही रही, वही चिंता, वही भागदौड़, वही अगले महीने देखेंगे वाला भरोसा। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, आप वही इंसान हैं, वही काम, लेकिन अंदर एक शांति है। आप जानते हैं, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपको हर फैसले में डर नहीं लगता, आप फ्यूचर को लेकर भागते नहीं हैं, आप उसे प्लान करते हैं। ये बदलाव कोई लॉटरी नहीं लाता, कोई शॉर्टकट नहीं देता, ये बदलाव समझ से आता है। और यही वजह है कि ये किताब लगभग 100 साल पुरानी होने के बाद भी आज उतनी ही जरूरी है जितनी कभी थी, क्योंकि इंसान बदला है, लेकिन पैसे से जुड़ी गलतियां नहीं बदली। लोग आज भी ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सीखते। लोग आज भी रिस्क को अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं और डिसिप्लिन को बोरियत। लोग आज भी पैसे को रिस्पेक्ट नहीं देते और फिर शिकायत करते हैं कि पैसा टिकता नहीं। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, आप समझना चाहते हैं। और यही एक डिसीजन आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। इस ऑडियो बुक में आप कोई भारी थ्योरी नहीं सुनेंगे, कोई लेक्चर नहीं मिलेगा, कोई जजमेंट नहीं होगा। ये एक आईना है, शांत, ईमानदार, कभी कभी अनकंफर्टेबल, लेकिन सच्चा। ये आपको बताएगा पैसा कैसे कमाया जाता है, उससे ज्यादा पैसा कैसे रखा जाता है। और अगर आप इसे सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे, तो हो सकता है कुछ महीनों बाद आप खुद से कहें, काश ये समझ मुझे पहले मिल जाती। लेकिन अफसोस नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत आज से हो रही है,
अब जब आप तैयार हैं अपने पैसों के साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए, अब जब आप सिर्फ मेहनत नहीं समझदारी भी चाहते हैं, तो चलिए इस यात्रा को वहीं से शुरू करते हैं जहां से असली बदलाव आता है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट पर्वत सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आजादी ऑडियो बुक चैनल। तो चलिए बिना समय गवाए इस किताब की असली यात्रा शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आखिर अलग क्या करता था। आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में, एक ही जमाने में, एक ही हालातों के बीच कुछ लोग आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ शिकायतों के साथ रह जाते हैं। बेबीलोन एक समृद्ध शहर था। व्यापार, कला, अवसर, सब कुछ वहां मौजूद था। फिर भी उस शहर में भी ऐसे लोग थे जिनकी जेब हमेशा खाली रहती थी, और ऐसे लोग भी थे जिनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। उन्हीं में से एक नाम था अर्कड़, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। लेकिन अर्कड़ कोई जादूगर नहीं था, वो कोई राजा नहीं था, ना ही उसे कोई खजाना विरासत में मिला था। वो भी कभी आपकी ही तरह एक सामान्य इंसान था। उसे भी पैसों की चिंता होती थी। उसे भी ये डर लगता था कि भविष्य कैसा होगा। और यहीं से ये कहानी सिर्फ अर्कड़ की नहीं रहती, ये आपकी कहानी बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब लोग अर्कड़ से पूछते थे कि वो इतना अमीर कैसे बना, तो उसके जवाब में कोई रहस्यमयी मंत्र नहीं होता था। वो बस एक बात कहता था, मैंने पैसे के नियम सीख लिए। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि मैंने ज्यादा कमाया, उसने कहा मैंने सीखा। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। आप शायद सोचते हो मेरी आमदनी कम है, मैं क्या सीखूं? लेकिन अर्कड़ भी यही सोचता था। उसकी भी शुरुआत खाली जेब से ही हुई थी। बेबीलोन के 2 मित्र थे, बंसीर और कोब्बी। वे दोनों कारीगर थे, दिन रात मेहनत करते थे। फिर भी उनके पास हमेशा पैसों की कमी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने ही सवालों का सामना किया। हम दोनों मेहनती हैं, फिर भी हमारी हालत क्यों नहीं बदलती? और तब उन्होंने अर्कड़ को याद किया, उसी अर्कड़ को जो कभी उनके साथ खड़ा होता था और आज बेबीलोन का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। जब वे अर्कड़ से मिले तो उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने कोई जलन नहीं दिखाई। उन्होंने सिर्फ सच कहा। उन्होंने कहा कि हम थक चुके हैं, मेहनत से नहीं, बेहतर भविष्य की उम्मीद खोने से। ये वही जगह है जहां आप भी कभी कभी खड़े होते हैं। आप थके नहीं हैं, आप निराश हैं कि इतना देने के बाद भी जिंदगी वैसी क्यों नहीं बन रही जैसी आपने सोची थी। अर्कड़ ने उनकी बात ध्यान से सुनी, बिना हंसे, बिना जज किए। और फिर उसने एक बात कही जो पूरी किताब की नींव है। उसने कहा, आप कमाते तो हैं, लेकिन आपने कभी सीखा ही नहीं कि पैसे को कैसे रोका जाए। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका असर गहरा है। आप शायद ये मानते हो कि पैसा रुकता नहीं है, आता है और चला जाता है। लेकिन अर्कड़ ने बताया कि पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे रहने की वजह देता है। यही वो अंतर है जो अमीर और मेहनती गरीब के बीच होता है। अर्कड़ ने यह भी बताया कि उसने अपने जीवन में एक दिन ये स्वीकार किया था, मेरी समस्या दुनिया नहीं है, मेरी समस्या मेरी समझ है। जब उसने ये स्वीकार किया तभी बदलाव शुरू हुआ। आपके साथ भी यही हो सकता है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि समस्या महंगाई है, सरकार है, समय है या हालात है, तब तक आप पावरलेस महसूस करेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में आ सकता है, उसी दिन आपकी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। अर्कड़ ने पैसे को दुश्मन नहीं माना, उसने उसे साथी बनाया। उसने समझा कि पैसा भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है, और ये नियम किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। आपने भी शायद कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा कि कमाए हुए पैसे का एक हिस्सा आपको खुद के लिए अलग रखना चाहिए। आपको सिखाया गया होगा, पहले सब जरूरतें पूरी करो, फिर देखो क्या बचता है।
लेकिन अर्कड़ ने उल्टा किया। उसने सबसे पहले अपने भविष्य को पे किया। उसने खुद को सबसे जरूरी माना। यह सेल्फिशनेस नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो पैसा पहली बार उसकी जिंदगी में टिकने लगा। आप भी शायद यही सोचते होंगे, मेरे पास तो एक्स्ट्रा बचता ही नहीं। लेकिन अर्कड़ भी यही सोचता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने सवाल बदला। उसने ये नहीं पूछा मेरे पास क्या बचता है, उसने पूछा मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं कि कुछ हमेशा बचे। ये सवाल आपके लिए भी दरवाजा खोल सकता है। बेबीलोन में अर्कड़ का सम्मान उसकी दौलत से नहीं, उसकी स्थिरता से था। लोग जानते थे ये आदमी डर में फैसले नहीं लेता, ये आदमी लालच में बहकता नहीं, ये आदमी भविष्य को समझता है। और यही वजह है कि लोग उससे सलाह लेने आते थे। आप भी आज यही कर रहे हैं। आप किसी मैजिक की तलाश में नहीं हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का कोई अर्थ निकले। और यही अर्कड़ की कहानी आपको धीरे धीरे सिखाने वाली है। ये चैप्टर आपको ये नहीं कहता कि आप गलत हैं। ये चैप्टर आपको ये दिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की शुरुआत भी वहीं से हुई थी जहां आप आज खड़े हैं। और अगर उसने सीखकर रास्ता बदला तो आप भी बदल सकते हैं, शांत तरीके से, बिना जल्दबाजी के, बिना गिल्ट के। यहीं से ये यात्रा आगे बढ़ेगी। चैप्टर 2, खाली जेब की आदत कैसे बनती है। आपने कभी गौर किया है कि खाली जेब एक दिन में नहीं बनती। ये कोई अचानक होने वाली दुर्घटना नहीं होती। ये एक आदत होती है जो धीरे धीरे, चुपचाप आपकी जिंदगी में जगह बना लेती है। अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि उनकी जेब इसलिए खाली रहती है क्योंकि वे कम कमाते हैं। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो आपसे ज्यादा कमाते हैं फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं, और ऐसे लोगों को भी जिनकी आमदनी साधारण है लेकिन चेहरे पर डर नहीं होता। ये फर्क कमाई का नहीं, व्यवहार का होता है। खाली जेब की आदत तब शुरू होती है जब पैसा आपके पास आता है लेकिन ठहरता नहीं। वो आता है और जाते समय आपको ये एहसास भी नहीं होने देता कि वो गया कब। आप महीने की शुरुआत में खुद से कहते हैं कि इस बार सब संभाल लेंगे, लेकिन महीने के अंत तक वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। और तब आप खुद को समझाते हैं। आप कहते हैं कि इस महीने खर्च ज्यादा हो गया। आप कहते हैं कि अगला महीना बेहतर होगा। आप कहते हैं कि हालात ही ऐसे थे। यही सेल्फ जस्टिफिकेशन इस आदत की जड़ है। आप महसूस करते होंगे कि आप बेवजह खर्च नहीं करते। आपको लगता है कि हर खर्च की कोई न कोई वजह होती है। और सच ये है कि हर खर्च की वजह होती भी है, लेकिन सवाल वजह का नहीं है, सवाल नियंत्रण का है। जब आप पैसा खर्च करते समय ये नहीं जानते कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, तब पैसा आपका नहीं रहता। तब आप सिर्फ उसे पास कर रहे होते हैं, और पास करने वाला इंसान मालिक नहीं होता। बेबीलोन के लोग भी यही करते थे। वे मेहनत करते थे, पैसा कमाते थे, और फिर जिंदगी को बेहतर दिखाने की कोशिश में उसे खर्च कर देते थे। उन्हें लगता था कि अच्छा कपड़ा, अच्छा घर और दूसरों की बराबरी करना जरूरी है। धीरे धीरे ये जरूरत नहीं, पहचान बन जाती है। यहीं से समस्या शुरू होती है। जब खर्च आपकी पहचान बन जाता है, तब आप खर्च कम नहीं कर पाते, क्योंकि तब आपको लगता है कि आप खुद को छोटा कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि अगर आपने ये नहीं लिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। ये डर बहुत शांति से काम करता है। ये आपको शाउट करके नहीं डराता, ये आपको रोज थोड़ा थोड़ा पुश करता है। आप एक छोटा सा खर्च करते हैं और खुद से कहते हैं कि इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। फिर दूसरा करते हैं क्योंकि पहला हो चुका है। फिर तीसरा, क्योंकि अब रुकने का कोई मतलब नहीं लगता। यही सीक्वेंस खाली जेब की आदत बनाता है। एक और गहरी वजह है जिसे लोग पहचान नहीं पाते, वो है इमोशनल स्पेंडिंग। आप थके होते हैं इसलिए कुछ खरीद लेते हैं। आप उदास होते हैं इसलिए कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है इसलिए आप डिजर्व करते हैं।
और ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। आप सच में मेहनत करते हैं, आप सच में सम्मान के हकदार हैं। लेकिन जब पैसा आपकी भावनाओं को संभालने का तरीका बन जाता है, तब वो टिक नहीं पाता, क्योंकि भावनाएं स्थिर नहीं होती। आज खुशी है, कल चिंता है, आज उत्साह है, कल डर। अगर हर भावना का जवाब खर्च है, तो जेब खाली ही रहेगी। अर्कड ने यही पहचाना था। उसने देखा कि लोग पैसे को रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टम की तरह नहीं, और रिवॉर्ड हमेशा खत्म हो जाता है। आप शायद ये सोच रहे हो कि फिर जीना कैसे है, अगर खर्च ही न करें तो खुशी कहां से आए। लेकिन यहां कोई एक्सट्रीम नहीं है। ये कहानी खर्च छोड़ने की नहीं है, ये कहानी खर्च को जगह देने की है। जब आप ये तय नहीं करते कि पैसा कहाँ जाएगा, तब पैसा तय करता है कि वो आपके पास नहीं रहेगा। खाली जेब की आदत एक और जगह से जन्म लेती है, वो है फ्यूचर को टालना। आप सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, आप सोचते हैं कि अभी जिम्मेदारियां ज्यादा है, आप सोचते हैं कि बाद में देखेंगे। लेकिन बाद में कभी आता नहीं है, क्योंकि खर्च आज होता है और भविष्य हमेशा कल में रहता है। अर्कड ने यही गलती नहीं की। उसने भविष्य को आज में लाया। उसने माना कि अगर आज नहीं संभाला तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। आप भी जब ये स्वीकार करते हैं कि खाली जेब कोई मजबूरी नहीं, एक आदत है, तभी बदलाव शुरू होता है, क्योंकि आदत बदली जा सकती है, मजबूरी नहीं। इस चैप्टर का सबसे अहम सच यही है, आप गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमाते नहीं। आप असुरक्षित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आपका पैसा आपके साथ खड़ा नहीं है, और पैसा तब तक आपके साथ नहीं खड़ा होगा जब तक आप उसे नियम नहीं देंगे। ये चैप्टर आपको दोषी नहीं ठहराता, ये आपको ये दिखाता है कि जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ताकि आगे जो हो वो आपके नियंत्रण में हो। खाली जेब की आदत सीखी जाती है, और जो सीखा जाता है उसे बदला भी जा सकता है। यहीं से आगे की कहानी और गहरी होगी, क्योंकि अगला कदम है यह समझना कि पैसा सबसे पहले किसका होना चाहिए। चैप्टर 3, सबसे पहले खुद को भुगतान करना क्या होता है। आपने शायद ये वाक्य पहले भी सुना होगा, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। और हो सकता है ये सुनते ही आपके मन में एक हल्की सी दूरी बन जाती हो। आप सोचते हो कि ये बात अमीर लोगों के लिए ठीक है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं, जिनके पास हर महीने पहले से ही जिम्मेदारियों की लंबी सूची होती है। यही वो जगह है जहां ये कॉन्सेप्ट अक्सर गलत समझ लिया जाता है। सबसे पहले खुद को भुगतान करना पैसे छुपाने का तरीका नहीं है, ये खुद को अलग मानने की चालाकी नहीं है, और ये बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। असल में ये कॉन्सेप्ट आपके और आपके भविष्य के बीच एक ईमानदार रिश्ता बनाने की शुरुआत है। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, पहले घर का खर्च, फिर बच्चों की जरूरतें, फिर रिश्ते, फिर समाज, और अगर कुछ बच गया तो शायद भविष्य। लेकिन सच ये है कि अक्सर कुछ बचता ही नहीं, और फिर आप खुद से कहते हैं कि अभी समय सही नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी थोड़ी और मेहनत करनी है। यही सोच आपको सालों तक वही खड़ा रखती है। अर्कड ने जब ये नियम सीखा तो उसने भी यही सवाल पूछा था, अगर मैं खुद को पहले भुगतान करूं तो बाकी सब कैसे होगा। ये डर बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि पहले सबको संभालो, खुद को अंत में देखो। लेकिन अर्कड ने एक बात समझी, अगर आप खुद को अंत में रखते हैं तो आप हमेशा अंत में ही रहेंगे। सबसे पहले खुद को भुगतान करने का मतलब है कि आप ये मान लेते हैं कि आपका भविष्य भी एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी आज की है, कल की नहीं। ये भुगतान कोई बड़ी रकम नहीं होता, ये कोई हेरोइज्म नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा निर्णय होता है। जैसे ही पैसा आपके हाथ में आता है, आप उसका एक हिस्सा बिना बहस के, बिना तर्क के अपने भविष्य के लिए अलग कर देते हैं। यहीं पर मन विरोध करता है, वो कहता है अभी तो बहुत खर्च है, अभी तो सब ठीक से चल भी नहीं रहा, अभी बाद में करेंगे। लेकिन अर्कड ने यही नहीं किया। उसने मन की आवाज को दुश्मन नहीं माना,
उसने बस उसे निर्णय लेने नहीं दिया, उसने अपने पैसे को पहले ही दिशा दे दी। और जब पैसा जान लेता है कि उसे कहाँ जाना है, तो वो वहां जाने की कोशिश करता है। ये बहुत सटल बदलाव है, लेकिन इसका असर गहरा है। जब आप खुद को पहले भुगतान करते हैं, तो आप खर्चों को संदेश देते हैं कि वे सीमित हैं। आप उन्हें पूरी आजादी नहीं देते। आप अचानक अमीर नहीं बनते, लेकिन आप पहली बार बेबस भी महसूस नहीं करते। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बचत का मतलब खुद को रोकना है, खुद को डिनाय करना है, लेकिन सच ये है कि सबसे पहले खुद को भुगतान करना, खुद को सम्मान देना है। आप ये कह रहे होते हैं कि मेरा भविष्य भी मेरे आज जितना ही महत्वपूर्ण है। अर्कड़ ने देखा कि जब उसने खुद को पहले भुगतान करना शुरू किया, तो उसके खर्च अपने आप थोड़े समझदार हो गए। उसने ज्यादा कमाना शुरू नहीं किया, उसने बस ज्यादा जागरूक होना शुरू किया। आपके साथ भी यही होता है। जब आप जानते हैं कि पैसे का एक हिस्सा अब उपलब्ध नहीं है, तो आप बाकी पैसे से बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। ये मजबूरी नहीं बनती, ये क्लैरिटी बनती है। और यहीं पर गिल्ट खत्म होता है, क्योंकि आप खुद को कुछ छीन नहीं रहे, आप खुद को कुछ दे रहे हैं। अर्कड़ ये भी समझता था कि ये हैबिट परफेक्ट नहीं होगी। कभी कभी डर आएगा, कभी कभी टेम्पटेशन आएगा, लेकिन उसने परफेक्शन नहीं चाही, उसने कंटिन्यूटी चाही। आप भी यही करेंगे। अगर एक महीने आप थोड़ा कम कर पाए, तो भी आप टूटेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी चुन ली है। आप वो इंसान बन रहे हैं जो खुद को आखिरी में नहीं रखता। सबसे पहले खुद को भुगतान करना पैसे का नियम नहीं है, ये सेल्फ वर्थ का स्टेटमेंट है। और जब सेल्फ वर्थ बदलता है, तो धीरे धीरे पूरा फाइनेंशियल व्यवहार बदलने लगता है। यहीं से अगला कदम निकलता है, क्योंकि जब आप खुद को पहले भुगतान करते हैं, तो आपको यह सीखना पड़ता है कि खर्च को कैसे सीमित किया जाए बिना खुद को छोटा महसूस किए। यही आगे की कहानी है। चैप्टर 4, खर्च को गुलाम बनाना, मालिक नहीं। आपने कभी यह महसूस किया है कि कई बार पैसा आपके हाथ में होता है, लेकिन फैसले आपके हाथ में नहीं होते। आप जानते होते हैं कि अभी खर्च करना सही नहीं है, फिर भी आप कर देते हैं। और खर्च करने के बाद मन में कोई खुशी नहीं रहती, सिर्फ एक हल्का सा बोझ रह जाता है। यही वो बिंदु है जहां खर्च मालिक बन जाता है और आप उसके पीछे चलने लगते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि खर्च पर नियंत्रण मतलब जीवन का मजा खत्म करना। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने खर्च को रोका, तो जिंदगी सूखी और सीमित हो जाएगी। लेकिन यह डर असल में अनुभव से नहीं, गलत धारणा से पैदा होता है। अर्कड़ ने कभी खर्च को दुश्मन नहीं माना। उसने ये नहीं कहा कि खर्च गलत है, उसने बस ये समझा कि खर्च का स्थान क्या है। जब खर्च आपकी जिंदगी का मालिक बन जाता है, तब वो आपकी आजादी छीन लेता है। लेकिन जब खर्च आपका गुलाम बनता है, तब वो आपकी जिंदगी को सपोर्ट करता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिनसे आप बच नहीं सकते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना भी आप वही इंसान रहते हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि खर्च ज्यादा है, समस्या ये है कि खर्च बिना अनुमति के हो रहा है। जब भी पैसा निकलता है और आपने पहले से तय नहीं किया कि वो निकलेगा या नहीं, तब खर्च मालिक बन चुका होता है। बेबीलोन में भी यही होता था। लोग पहले खर्च करते थे, फिर सोचते थे, और सोचने के बाद खुद को सही ठहराते थे। अर्कड़ ने इस क्रम को बदला। उसने पहले सोचना शुरू किया और फिर खर्च। ये बदलाव सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां नियंत्रण वापस आता है। आप जब खर्च से पहले एक पल रुकते हैं, तो आप खुद से सवाल करते हैं, क्या ये खर्च मेरी जिंदगी को सच में बेहतर बनाएगा, या ये सिर्फ इस पल की बेचैनी को शांत करने का तरीका है? ये सवाल आपको कठोर नहीं बनाता, ये आपको जागरूक बनाता है। और जागरूक इंसान खर्च से नहीं डरता। खर्च को गुलाम बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को मना कर दें। इसका मतलब यह है कि हर चीज को हाँ कहने की मजबूरी खत्म हो जाए। जब आप हर निमंत्रण,
हर ऑफर, हर तुलना को बिना सोचे स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल ऊर्जा दूसरों को दे देते हैं और फिर आप कहते हैं कि पैसा टिकता नहीं। अर्कड ने यह भी देखा कि ज्यादातर खर्च लोग खुद के लिए नहीं करते, वे दूसरों की नजर के लिए करते हैं, दिखने के लिए, बराबरी के लिए, डर के कारण। जब खर्च पहचान बन जाता है तब खर्च को रोकना अपनी पहचान खोने जैसा लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी पहचान आपके खर्च से नहीं बनती, आपकी पहचान आपके निर्णयों से बनती है। जब आप खर्च को दिशा देते हैं तो आप खुद को छोटा नहीं करते, आप खुद को मजबूत करते हैं। अर्कड का नियम सीधा था, हर खर्च को जगह मिलेगी, लेकिन हर खर्च को सत्ता नहीं मिलेगी। आप भी यही सीखते हैं। आप अपने खर्चों को सूची में नहीं, समझ में रखते हैं। आप जानते हैं कौन सा खर्च आपको आगे ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ आपको व्यस्त रख रहा है। यही फर्क है जीने और बस खर्च करने में। जब खर्च गुलाम बनता है तो पैसा पहली बार आपके लिए काम करना शुरू करता है। आपको हर महीने कोई चमत्कार नहीं दिखता, लेकिन आपको हर महीने थोड़ा ज्यादा नियंत्रण दिखने लगता है। और नियंत्रण सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि जब नियंत्रण आता है तो डर धीरे धीरे चला जाता है। आप खर्च के खिलाफ नहीं होते, आप खर्च के ऊपर होते हैं। और यही स्थिति आपको अगले स्तर के लिए तैयार करती है, क्योंकि जब पैसा टिकने लगता है तब एक नया सवाल पैदा होता है। क्या पैसा सिर्फ सुरक्षित रखा जाए या उसे काम पर भी लगाया जाए? यहीं से आगे की कहानी और गहरी हो जाती है। चैप्टर 5, पैसा कैसे काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। आपने कभी यह सवाल खुद से किया है कि अगर आप एक दिन काम न करें तो आपकी आमदनी का क्या होगा? अधिकतर लोगों के लिए इसका जवाब सीधा होता है, काम नहीं तो पैसा नहीं। और यही सच्चाई उन्हें अंदर ही अंदर डराती है, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि आपकी जिंदगी आपकी मौजूदगी पर निर्भर है। आप थक सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं या रुक सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं चलता। अर्कड ने जब यह देखा तो उसने एक अलग सवाल पूछा, क्या पैसा भी काम कर सकता है बिना मेरे लगातार वहां मौजूद रहने के? यहीं से एक नई समझ की शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने को अंत मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि कमाई ही जीत है, लेकिन अर्कड ने देखा कि कमाई सिर्फ शुरुआत है। असली खेल उसके बाद शुरू होता है, जब पैसा आपके पास आता है और आप उसे सिर्फ जमा करके रखते हैं। तो वो सुरक्षित तो होता है, लेकिन निष्क्रिय रहता है। वो बढ़ता नहीं, वो आगे नहीं बढ़ता, वो सिर्फ इंतजार करता है। और इंतजार करने वाला पैसा आपको आगे नहीं ले जाता। अर्कड ने पैसा ऐसे देखा जैसे एक बीज। अगर आप बीज को अलमारी में बंद कर देंगे तो वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन कभी पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप उसे सही जगह, सही मिट्टी और सही देखभाल के साथ लगाते हैं तो वही बीज आपके लिए फल देता है। यहीं पर लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा काम पर लगाना बहुत जोखिम भरा है, कि कहीं सब चला गया तो। ये डर गलत नहीं है, लेकिन ये डर अधूरा है, क्योंकि अर्कड ने पैसे को अंधेरे में नहीं भेजा, उसने उसे समझदारी से काम पर लगाया। पैसा तभी काम करता है जब उसे दिशा दी जाती है, और दिशा ज्ञान से आती है, जल्दबाजी से नहीं। आप जब ये सुनते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो आपके मन में कोई बड़ा जटिल दृश्य आ सकता है, लेकिन अर्कड की दुनिया में यह बहुत शांत प्रक्रिया थी। उसने पहले यह देखा कि पैसा कहां सुरक्षित रह सकता है, फिर यह समझा कि पैसा कहां धीरे धीरे बढ़ सकता है। वो कभी यह नहीं चाहता था कि पैसा एक रात में दोगुना हो जाए। वो चाहता था कि पैसा लंबे समय तक उसके साथ रहे। यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। जो लोग जल्दी चाहते हैं वे ज्यादा खोते हैं, और जो लोग समय देते हैं वे स्थिरता पाते हैं। पैसा जब काम करता है
तो वो शोर नहीं करता, वो आपको हर दिन कोई रोमांच नहीं देता, वो बस चुपचाप बढ़ता है। और यही वजह है कि बहुत लोग इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। उन्हें हर महीने कुछ नया महसूस करना होता है। लेकिन अर्कड ने महसूस करने के बजाय देखना सीखा। उसने देखा कि समय पैसे का सबसे अच्छा साथी है। जब पैसा सही जगह पर और सही धैर्य के साथ लगाया जाता है तो वो धीरे धीरे आपकी मेहनत को हल्का करने लगता है। आपको ये एहसास होने लगता है कि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका पैसा भी खड़ा है। ये वो पल होता है जब डर कम होने लगता है, क्योंकि अब हर जरूरत के लिए आपको खुद को नहीं बेचना पड़ता। आपने शायद सुना होगा कि पैसा पैसा बनाता है, लेकिन सच ये है कि समझदारी पैसा बनाती है। बिना समझ के लगाया गया पैसा काम नहीं करता, वो भागता है और अक्सर वापस नहीं आता। अर्कड ने इसलिए पैसे को काम पर लगाने से पहले सीखने को महत्व दिया। उसने ये स्वीकार किया कि हर मौका सही नहीं होता और हर बढ़त सुरक्षित नहीं होती। आप भी यही सीखते हैं। पैसा काम करता है जब आप उससे उम्मीद नहीं। नियम बनाते हैं। नियम ये कि आप लालच में नहीं बहेंगे। नियम ये कि आप डर में निर्णय नहीं लेंगे। नियम ये कि आप समय को अपना दोस्त बनाएंगे। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका पैसा सच में काम नहीं करता, लेकिन जब आप धैर्य रखते हैं तो समय आपके लिए काम करता है। और समय के साथ मिलकर पैसा वो करता है जो अकेले आप नहीं कर सकते। यहीं से आपकी जिंदगी में एक नया भरोसा जन्म लेता है। भरोसा इस बात का कि भविष्य सिर्फ आपकी ताकत पर नहीं, आपकी समझ पर भी टिका है। और जब ये भरोसा आता है तो आप अगले सच को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पैसा काम कर सकता है, लेकिन अगर उसे गलत दिशा दी गई तो वही पैसा आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। यहीं से आगे की कहानी जोखिम और लालच के बीच की उस महीन रेखा की ओर जाती है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर 6, जोखिम और लालच के बीच की महीन रेखा। आपने कभी महसूस किया है कि कई बार नुकसान गलत निर्णय से नहीं, गलत भावना से होता है? अधिकतर लोग ये नहीं समझ पाते कि जोखिम और लालच दो अलग चीजें नहीं हैं। वे एक ही रास्ते पर चलती हैं, बस उनके इरादे अलग होते हैं। अर्कड ने जब पैसा काम पर लगाना शुरू किया तो उसने एक बात बहुत साफ देखी। हर मौका अवसर नहीं होता और हर तेज बढ़त सही दिशा नहीं होती। लेकिन यह समझ उसे किताबों से नहीं मिली, ये समझ गलतियों से आई। बेबीलोन में लोग तेजी से अमीर बनने की कहानियां सुनते थे। किसी ने कहा, फला व्यापार में पैसा लगाओ, दोगुना हो जाएगा। किसी ने कहा, यह जमीन अभी सस्ती है, बाद में बहुत महंगी होगी। इन कहानियों में एक चीज कॉमन थी, जल्दबाजी। जब आपको लगता है कि अगर आपने अभी नहीं किया तो मौका निकल जाएगा, तब आप सोचते नहीं, आप प्रतिक्रिया देते हैं। और प्रतिक्रिया अक्सर लालच से आती है। लालच आपको यह महसूस कराता है कि यह मौका आपके लिए ही बना है, कि यह खतरा नहीं, एक शॉर्टकट है। लेकिन अर्कड ने शॉर्टकट पर भरोसा नहीं किया। उसने देखा कि जहां ज्यादा एक्साइटमेंट है वहां ज्यादा खतरा है, और जहां ज्यादा शोर है वहां ज्यादा भ्रम है। जोखिम और लालच के बीच फर्क बहुत सटल होता है। जोखिम वो है जो आप समझ के साथ लेते हैं, जिसके नतीजे आप जानते हैं, जिसकी सीमा तय होती है। लालच वो है जो आपको सीमा भूलने पर मजबूर कर देता है, जो आपको सोचने का समय नहीं देता, जो आपको ये यकीन दिलाता है कि इस बार कुछ गलत नहीं होगा। आपने भी शायद ऐसा महसूस किया होगा जब किसी ने कहा हो कि ये मौका हाथ से न जाने दो, और आपके अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई हो। अर्कड ने यही बेचैनी पहचानी। उसने सीखा
कि जहां मन बेचैन हो वहां निर्णय नहीं लेना चाहिए। जोखिम में भी शांति होती है। आप सोच सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप रुक सकते हैं। लालच में ये सब नहीं होता। लालच आपको धक्का देता है। बेबीलोन में बहुत लोग पैसा इसलिए नहीं खोते थे कि उन्होंने निवेश किया, वे इसलिए खोते थे क्योंकि उन्होंने आंख बंद करके किया। उन्होंने सलाह ली, लेकिन सही लोगों से नहीं। उन्होंने सुना, लेकिन समझा नहीं। अर्कड ने एक नियम बनाया। वो कभी ऐसे काम में पैसा नहीं लगाता था जिसे वो समझता ना हो, और कभी ऐसे व्यक्ति की सलाह नहीं मानता था जिसने खुद उस रास्ते पर चलकर सुरक्षा नहीं पाई हो। ये नियम आपके लिए भी है। जब आप किसी मौके को देखें और वह आपको रातों की नींद या दिन का सुकून छीनने लगे, तो समझ लीजिए वो जोखिम नहीं, लालच है। जोखिम आपकी नींद खराब नहीं करता, लालच करता है। जोखिम आपको धैर्य सिखाता है, लालच आपको जल्दबाज बनाता है। अर्कड ने यह भी देखा कि लालच अक्सर डर से जन्म लेता है। डर इस बात का कि कहीं आप पीछे न रह जाए, कि कहीं कोई और आगे न निकल जाए। लेकिन पैसा दौड़ नहीं है, यह संतुलन है। जो लोग लगातार तुलना करते हैं वे लगातार गलती करते हैं। आपका रास्ता किसी और का रास्ता नहीं है, आपकी गति किसी और की गति नहीं है। जब आप ये स्वीकार करते हैं तब लालच कमजोर पड़ने लगता है। जोखिम तब सही होता है जब वो आपकी समझ से मेल खाता है, जब वो आपकी सीमाओं में होता है, जब वो आपके जीवन को अस्थिर नहीं करता। अर्कड ने कभी अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह नहीं लगाई। वो जानता था कि सुरक्षा पहले आती है। आप भी जब ये समझते हैं कि हर मौका पकड़ना जरूरी नहीं है, तब आप पहली बार सुरक्षित महसूस करते हैं, और सुरक्षा आपको अगले स्तर के लिए तैयार करती है। क्योंकि जब आप लालच से बाहर आते हैं तब आप ये सीखने के लिए तैयार होते हैं कि सलाह किससे लेनी है और किससे नहीं। यहीं से आगे की कहानी और साफ होती है। चैप्टर 7, सलाह किससे लें और किससे नहीं। जब आप पैसों को लेकर थोड़ा सजग होने लगते हैं तो एक अजीब सा बदलाव अपने आप आने लगता है। लोग अचानक आपसे ज्यादा बात करने लगते हैं, आपको रास्ते बताने लगते हैं, अनुभव साझा करने लगते हैं, और कई बार बिना पूछे ही ये जताने लगते हैं कि उन्हें सब पता है। और यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है। क्योंकि पैसा अक्सर मेहनत की कमी से नहीं जाता, बल्कि गलत सलाह पर भरोसा करने से चला जाता है। बेबीलोन में भी यही होता था। लोग अर्कड के पास आते थे, लेकिन उससे पहले वे 10 और लोगों की बातें सुन चुके होते थे। किसी ने कहा होता था कि यह व्यापार सबसे तेज बढ़ेगा। किसी ने कहा होता था कि यह मौका हाथ से जाने मत देना, और किसी ने डर दिखाया होता था कि अगर अभी नहीं किया तो हमेशा पीछे रह जाओगे। और इन सब सलाहों में एक बात कॉमन थी। बोलने वालों ने कभी ये नहीं बताया कि उन्होंने खुद क्या खोया, क्या सीखा और किस कीमत पर स्थिरता पाई। अर्कड ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि हर सलाह सुनने लायक नहीं होती, चाहे वो कितनी ही आत्मविश्वास से क्यों न दी गई हो। क्योंकि आत्मविश्वास और अनुभव दो अलग चीजें हैं। आत्मविश्वास आवाज में होता है, अनुभव व्यवहार में दिखता है। और जो लोग खुद आर्थिक रूप से अस्थिर होते हैं वे अक्सर दूसरों को सबसे तेज सलाह देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद अपने निर्णयों की जिम्मेदारी नहीं उठानी होती। सलाह का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि वो गलत होगी, खतरा यह है कि वो आपको अपने निर्णय की जिम्मेदारी से दूर कर देती है। क्योंकि जब कुछ गलत होता है तो आप मन ही मन कह देते हैं कि मैंने तो वही किया जो बताया गया था, और इसी एक वाक्य के साथ आप अपनी शक्ति किसी और के हाथ में दे देते हैं। अर्कड ऐसा कभी नहीं करता था। वो सलाह सुनता जरूर था, लेकिन निर्णय हमेशा अपना रखता था। उसका एक सरल नियम था, वो कभी ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं लेता था जिसने खुद उस रास्ते पर चलकर शांति न पाई हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज मुनाफे की बात करता था, लेकिन उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखती थी, तो अर्कड समझ जाता था कि यह ज्ञान नहीं, अधूरी यात्रा की आवाज है। क्योंकि जिसने सच में स्थिरता पाई होती है वो शोर नहीं करता। आपने भी शायद यह महसूस किया होगा
कि कुछ लोग आपको सलाह देते समय उत्साहित होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि उन्होंने खुद कितना समय उस रास्ते पर दिया, तो जवाब धुंधला हो जाता है। और यही धुंध पैसा डुबो देती है, क्योंकि पैसा साफ रास्ता चाहता है, अनुमान नहीं। अर्कड़ ये भी जानता था कि सलाह मुफ्त में मिल जाती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी हो सकती है। इसलिए वो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं मानता था जिसे नुकसान होने पर कुछ खोना न पड़े, क्योंकि सुरक्षित सलाह वही होती है जिसमें सलाह देने वाले की भी जिम्मेदारी जुड़ी हो, चाहे वो अनुभव के रूप में ही क्यों न हो। एक और गहरी बात अर्कड़ ने समझी थी कि कई बार सबसे खतरनाक सलाह करीबी लोगों से आती है, परिवार, दोस्त, जान पहचान वाले, क्योंकि वहां भरोसा पहले से होता है और सवाल पूछना मुश्किल लगता है। आप सोचते हैं कि ये तो अपना ही आदमी है, लेकिन अपना होना अनुभव का प्रमाण नहीं होता। और अर्कड़ भावनाओं और पैसों को कभी एक ही तराजू में नहीं रखता था। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भरोसा न करें, इसका मतलब ये है कि भरोसे से पहले स्पष्टता हो। अर्कड़ हर सलाह के साथ एक सवाल जोड़ देता था, अगर यह रास्ता इतना सुरक्षित है तो आपने खुद इसे क्यों नहीं अपनाया? और अक्सर इस सवाल पर सलाह देने वाले चुप हो जाते थे। सलाह तब सही होती है जब वो आपको सोचने का समय दे, जब वो आपको जल्दबाजी में न धकेले, जब वो आपको ये महसूस न कराए कि अगर आपने अभी निर्णय नहीं लिया तो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जहां जल्दबाजी है वहां सुरक्षा नहीं होती। अर्कड़ ने अपनी सबसे बड़ी सीख यही मानी कि पैसा वहां सुरक्षित रहता है जहां निर्णय शांति से लिए जाते हैं, और शांति उसी जगह आती है जहां सलाह अनुभव से निकली हो, लालच से नहीं। आपके लिए भी यही नियम काम करता है। हर उस सलाह से सावधान रहिए जो आपको बेचैन कर दे। हर उस आवाज से दूरी बनाइए जो आपको डर या तुलना से निर्णय लेने पर मजबूर करे। और उस सलाह को महत्व दीजिए जो आपको धीरे चलने, समझने और टिके रहने की ताकत दे। क्योंकि सही सलाह आपको अमीर नहीं बनाती, सही सलाह आपको गलत फैसलों से बचाती है। और यही बचाव समय के साथ सबसे बड़ी कमाई बन जाता है। चैप्टर 8, धन और आत्मसम्मान का रिश्ता। आपने कभी गौर किया है कि जब जेब खाली होती है तो सिर्फ पैसे की कमी महसूस नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान भी कहीं न कहीं चुपचाप कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि भले ही कोई ये बात जोर से न कहे, लेकिन भीतर ही भीतर इंसान खुद को कमतर महसूस करने लगता है। और अर्कड़ ने बहुत पहले ये समझ लिया था कि पैसा सीधे आत्मसम्मान नहीं देता, लेकिन उसकी कमी आत्मसम्मान को धीरे धीरे छीन जरूर लेती है। जब आप बार बार मजबूरी में फैसले लेते हैं, जब आप किसी जरूरी बात पर भी ये कहते हैं कि अभी संभव नहीं है, तब समस्या सिर्फ साधनों की नहीं रहती। समस्या उस भावना की होती है कि आप अपने ही जीवन पर पूरा नियंत्रण नहीं रखते, और यही भावना इंसान को अंदर से थका देती है। बेबीलोन में अर्कड़ का सम्मान उसकी दौलत से ज्यादा उसकी स्थिरता के कारण था। लोग जानते थे कि ये व्यक्ति डर के कारण समझौता नहीं करता, ये व्यक्ति कल की चिंता में आज को खराब नहीं करता, और ये आत्मसम्मान किसी दिखावे से नहीं आया था। ये उस भरोसे से आया था कि उसका भविष्य उसके हाथ में है। पैसा जब अनियंत्रित होता है तो वो आपको हर बातचीत में असहज कर देता है। आप दूसरों की बातें ध्यान से नहीं सुन पाते, क्योंकि आपके मन का एक हिस्सा हमेशा हिसाब लगा रहा होता है। और जब पैसा नियंत्रित होने लगता है, तब वही मन शांत होने लगता है, और शांति आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी होती है। अर्कड़ ने कभी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं माना, लेकिन उसने खुद को असहाय भी नहीं माना। उसने ये स्वीकार किया कि उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी उसकी अपनी है, और यही स्वीकार उसे भीड़ से अलग करता गया। आप भी जब ये समझने लगते हैं कि पैसा सिर्फ सुविधा नहीं, निर्णय लेने की आजादी देता है, तब आपके व्यवहार में एक सहज बदलाव आने लगता है। आप ज्यादा साफ बोलने लगते हैं, आप ज्यादा स्पष्ट सीमाएं तय करने लगते हैं, और ये सब बिना किसी दिखावे के होता है। आत्मसम्मान का मतलब घमंड नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब ये जानना है कि आप किसी की दया पर नहीं, अपनी समझ पर खड़े हैं। और अर्कड़ की सबसे बड़ी दौलत यही थी कि वो पैसों को लेकर भीख नहीं मांगता था, न हालात से, न लोगों से। जब आप अपने पैसों को संभालना शुरू करते हैं,
तब सबसे पहले जो बदलता है वो बैंक बैलेंस नहीं होता, वो आपकी आंखों की चमक होती है। क्योंकि भीतर ये भरोसा जन्म लेता है कि आप अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं। ये चैप्टर आपको ये नहीं सिखाता कि पैसा आपको इंसान बनाता है। ये चैप्टर आपको ये दिखाता है कि पैसा आपको वो इंसान बनने से रोकता नहीं जो आप बन सकते हैं अगर आप उसे सही जगह दे दें। और जब आत्मसम्मान लौटता है तब आप धैर्य सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती, आपको साबित नहीं करना होता, आपको सिर्फ टिके रहना होता है। यहीं से अगला सच सामने आता है कि सबसे कम आकी गई अमीरी कौन सी है और क्यों वही आपको सबसे दूर तक ले जाती है। चैप्टर 9, धैर्य। सबसे कम आकी गई अमीरी। आपने कभी ये महसूस किया है कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे गलत दिशा में चलते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे सही दिशा में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। और अर्कड ने बहुत पहले ये समझ लिया था कि पैसा समझ से बढ़ता है, लेकिन समझ धैर्य से जन्म लेती है। धैर्य को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है, जैसे कि जो जल्दी नहीं करता वो पीछे रह जाएगा। लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग उठाते हैं जो हर चीज जल्दी चाहते हैं। जल्दी नतीजा, जल्दी बदलाव, जल्दी अमीरी। और इसी जल्दी में वे उस प्रक्रिया को तोड़ देते हैं जो उन्हें सच में सुरक्षित बना सकती थी। बेबीलोन में अर्कड के पास कई लोग आते थे जो कहते थे कि उन्होंने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब सब्र नहीं हो रहा। उन्हें लगता था कि अगर अभी बड़ा नतीजा नहीं दिख रहा तो शायद रास्ता गलत है। और अर्कड उन्हें शांत होकर यह समझाता था कि बीज बोने के बाद हर दिन जमीन खोदकर देखने वाला किसान कभी फसल नहीं काट पाता। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही काम करते हुए बेचैन न होना, क्योंकि जब आप सही दिशा में होते हैं तब समय आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी बन जाता है। और अर्कड ने समय को दुश्मन की तरह नहीं, साझेदार की तरह देखा। अधिकतर लोग पैसे के मामले में ये गलती करते हैं कि वे हर महीने अपने प्रयास का हिसाब नतीजों से करने लगते हैं। अगर इस महीने कुछ खास नहीं दिखा तो वे निराश हो जाते हैं, और यही निराशा उन्हें अगला गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। अर्कड ने कभी महीने से खुद को नहीं तौला, उसने खुद को आदतों से तौला। उसने देखा कि क्या वो हर बार खुद को पहले भुगतान कर रहा है, क्या वो खर्च को नियंत्रण में रख रहा है, क्या वो लालच से दूर रह पा रहा है। और अगर ये बातें सही थी तो वो नतीजों की चिंता नहीं करता था। धैर्य आपको ये ताकत देता है कि आप बीच रास्ते में अपनी कहानी न बदलें, क्योंकि जब आप बार बार रास्ता बदलते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचते। और पैसा स्थिरता को पहचानता है, वो उसी के पास टिकता है जो उसे भागने नहीं देता। आपने शायद देखा होगा कि जो लोग बहुत शांति से आगे बढ़ते हैं वे ज्यादा बात नहीं करते, वे अपनी प्रगति का ढिंढोरा नहीं पीटते, क्योंकि उन्हें साबित नहीं करना होता। उन्हें पता होता है कि समय उनके पक्ष में काम कर रहा है। अर्कड ने यही आत्मविश्वास धैर्य से पाया था। उसे ये डर नहीं रहता था कि कोई उससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो दौड़ में नहीं था, वो यात्रा में था। और यात्रा में तुलना की कोई जगह नहीं होती। धैर्य आपको ये भी सिखाता है कि हर गिरावट असफलता नहीं होती। कई बार वो सिर्फ एक पॉज होती है, जहां आपको रुककर अपनी दिशा की जांच करनी होती है, न कि पूरी गाड़ी पलट देनी होती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप छोटे उतार चढ़ाव से डरते नहीं। आप जानते हैं कि रास्ता सीधा नहीं होगा, लेकिन दिशा सही है। और यही समझ आपको भावनात्मक फैसलों से बचाती है। अर्कड ने कभी ये नहीं कहा कि धैर्य आसान है, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि धैर्य सस्ता है, क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ समय है। और समय वही चीज है जो अंत में सबसे बड़ा परिणाम देता है। आप जब धैर्य सीख लेते हैं तब आपको जल्दी अमीर बनने का लालच कमजोर लगने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चीज टिकती है वही आपको सम्मान देती है। और सम्मान ही वो दौलत है जो कभी गिरवी नहीं रखनी पड़ती। ये चैप्टर आपको तेज चलना नहीं सिखाता, ये चैप्टर आपको गिरने से बचना सिखाता है, क्योंकि जो गिरा नहीं वही अंत तक चला। और अर्कड की पूरी कहानी इसी एक सच के इर्द गिर्द घूमती है। और जब आप धैर्य को अपनी अमीरी मान लेते हैं तब आप अपने डर,
अपने संदेह और अपने पुराने विश्वासों को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको भागना नहीं होता, आपको समझना होता है। चैप्टर 10। डर, संदेह और पुराने विश्वास। आपने कभी ये महसूस किया है कि कई बार आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि वे आवाजें होती हैं जो आपके भीतर से आती हैं, जो बिना शोर किए आपको रोकती रहती हैं। और अर्कड ने बहुत पहले ये समझ लिया था कि पैसा अक्सर जेब से नहीं, मन से फिसलता है। डर खुले तौर पर सामने नहीं आता, वो समझदार बनकर आता है। वो आपको ये नहीं कहता कि आगे मत बढ़ो, वो बस ये कहता है कि अभी सही समय नहीं है, अभी थोड़ा और रुक जाओ, अभी हालात देख लो। और ये अभी धीरे धीरे सालों में बदल जाता है। बेबीलोन में अर्कड के पास ऐसे लोग भी आते थे जो सब कुछ सही कर रहे थे, वे बचत भी कर रहे थे, खर्च भी संभाल रहे थे, लेकिन फिर भी आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि उनके भीतर एक पुराना विश्वास बैठा हुआ था कि पैसा उनके लिए नहीं बना, कि अमीरी कुछ खास लोगों के लिए होती है। और ये विश्वास बिना सबूत के भी बहुत मजबूत हो सकता है। पुराने विश्वास अक्सर बचपन से आते हैं। घर में कही गई बातें, समाज में सुनी गई कहानियां, बार बार देखी गई मजबूरियां, और धीरे धीरे ये सब मिलकर आपके भीतर एक सीमा खींच देते हैं। आप उसे सच मान लेते हैं और फिर उसी सीमा के भीतर जीने लगते हैं। अर्कड ने देखा कि लोग ये नहीं पूछते कि मैं कितना आगे जा सकता हूं, वे ये पूछते हैं कि मैं कहां तक सुरक्षित हूं। और यही सवाल उन्हें छोटा बनाए रखता है, क्योंकि सुरक्षा की परिभाषा डर तय करता है, समझ नहीं। डर आपको यह महसूस कराता है कि अगर आपने कुछ अलग किया तो सब बिगड़ जाएगा। संदेह आपको यह कहता है कि शायद आप इसके लायक नहीं हैं, और दोनों मिलकर आपको वही करते रहने पर मजबूर करते हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं, भले ही उससे आपका जीवन नहीं बदल रहा हो। लेकिन अर्कड ने यह भी देखा कि जो लोग अपने डर को पहचान लेते हैं, वे उससे भागते नहीं, वे उसे सुनते हैं, समझते हैं और फिर भी निर्णय लेते हैं, क्योंकि डर का खत्म होना जरूरी नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना जरूरी है। आप जब ये मान लेते हैं कि डर आना गलत नहीं है, तब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। और यही वह पल होता है जहां आपकी ऊर्जा वापस आती है, क्योंकि अब आप खुद को कमजोर नहीं मानते, आप खुद को इंसान मानते हैं। संदेह भी ऐसा ही होता है, वो आपको बार बार याद दिलाता है कि आपने पहले भी गलती की है, कि आपसे ये भी गलत हो सकता है। और अर्कड ने संदेह को दबाने की कोशिश नहीं की, उसने बस ये देखा कि संदेह उसे किस दिशा में रोक रहा है। अगर संदेह आपको सीखने के लिए रोक रहा है तो वो खतरा है, और अगर संदेह आपको सोचने के लिए रोक रहा है तो वो सुरक्षा है। फर्क समझ का होता है, भावना का नहीं। पुराने विश्वास तब टूटते हैं जब आप उन्हें सच मानना बंद कर देते हैं, जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो आपने अब तक माना वो आपके अनुभव का नतीजा था, अंतिम सत्य नहीं। और अर्कड ने लोगों को यही सिखाया कि विश्वास बदले जा सकते हैं बिना खुद को दोष दिए। आप जब ये समझ लेते हैं कि आपकी सीमाएं स्थायी नहीं हैं, तब आप पहली बार अपने भविष्य को खुली आंखों से देखने लगते हैं। और यही देखने की क्षमता आपको अगले स्तर तक ले जाती है। डर, संदेह और पुराने विश्वास चले नहीं जाते, लेकिन वे आपको रोकना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप निर्णय उनके आधार पर नहीं लेते, आप उन्हें साथ लेकर चलते हैं। और जब यह होता है तब आप टिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे होते, आप खड़े रहना सीख रहे होते हैं। यहीं से अगला चैप्टर जन्म लेता है, जहां जीत तेज चलने से नहीं, टिके रहने से आती है। चैप्टर 11, वही इंसान क्यों जीतता है जो टिकता है। आपने शायद ये कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग शुरुआत बड़ी ऊर्जा के साथ करते हैं, वे जोश में होते हैं, योजनाएं बनाते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और अर्कड ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि जिंदगी में जीत अक्सर तेज चलने से नहीं, टिके रहने से मिलती है। बेबीलोन में लोग अर्कड से पूछते थे कि उसने दूसरों से ज्यादा क्या किया, और अर्कड हमेशा यही सोचता था कि उसने कुछ असाधारण नहीं किया,
उसने बस वो करना नहीं छोड़ा जो सही था। क्योंकि ज्यादातर लोग गलत इसलिए नहीं होते कि वे नियम नहीं जानते, वे गलत इसलिए होते हैं क्योंकि वे नियमों के साथ लंबे समय तक नहीं टिकते। टिके रहने का सबसे बड़ा दुश्मन थकान नहीं होती, वो अधैर्य होता है। वो भावना कि अब तक इतना किया, अब कुछ बड़ा दिखना चाहिए। और जब ये भावना हावी होती है तब इंसान या तो जरूरत से ज्यादा जोखिम ले लेता है या फिर पूरी कोशिश ही छोड़ देता है। अर्कड़ ने कभी खुद से ये नहीं पूछा कि वो कब अमीर बनेगा। उसने खुद से ये पूछा कि क्या वो आज भी वही नियम निभा रहा है जो उसने कल निभाए थे। क्योंकि उसे पता था कि सही सवाल सही दिशा बनाए रखते हैं। जो लोग टिकते हैं वे हर दिन प्रेरित नहीं होते, वे हर दिन उत्साहित भी नहीं होते, लेकिन वे हर दिन ईमानदार होते हैं। वे अपनी आदतों के साथ समझौता नहीं करते। और अर्कड़ का विश्वास यही था कि आदतें ही अंत में भाग्य बन जाती है। बेबीलोन में बहुत लोग ऐसे थे जो कुछ महीनों तक बचत करते थे, फिर किसी एक लालच में सब तोड़ देते थे। और जब सब चला जाता था तब वे कहते थे कि ये सब काम नहीं करता। अर्कड़ जानता था कि ये नियमों की हार नहीं है, ये निरंतरता की हार है। टिके रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं गिरेंगे। इसका मतलब यह है कि आप गिरने के बाद खुद को खत्म नहीं मानेंगे। आप ये स्वीकार करेंगे कि गलती इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना जरूरी नहीं है। अर्कड़ ने लोगों को कभी परफेक्शन नहीं सिखाई, उसने उन्हें रिदम सिखाया, वो लय जिसमें आप आगे भी बढ़ते हैं और खुद को संभाल भी लेते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है वही लंबे समय तक चल पाता है। आप जब टिकते हैं तब आप तुलना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि तुलना हमेशा आपको या तो घमंड में डालती है या हीनता में, और दोनों ही आपको रास्ते से भटका देते हैं। अर्कड़ की यात्रा शांत थी लेकिन स्थिर थी। टिके रहने वाले लोग अपनी पहचान नतीजों से नहीं बनाते, वे अपनी पहचान व्यवहार से बनाते हैं। वे खुद को ये नहीं कहते कि मैं सफल हूं या असफल, वे खुद को ये कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने देती है। अर्कड़ ने देखा कि पैसा उसी के पास रुकता है जो उसे भागने नहीं देता, और पैसा तभी भागता है जब इंसान खुद भागने लगता है, कभी डर से, कभी लालच से, कभी थकान से। जब आप टिकते हैं तब आपकी जिंदगी में एक नई शांति आती है, क्योंकि अब आपको हर दिन खुद को साबित नहीं करना होता, आपको बस खुद के साथ ईमानदार रहना होता है। और यही ईमानदारी धीरे धीरे भरोसे में बदल जाती है। यह भरोसा आपको दिखाता है कि बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन होता है, और यही हर दिन का छोटा बदलाव अंत में बड़ा परिणाम बन जाता है। अर्कड़ की सबसे बड़ी जीत यही थी कि उसने अपनी यात्रा को बीच में नहीं छोड़ा। उसने खुद को यह कहकर नहीं रोका कि अब बहुत देर हो गई है। उसने बस ये कहा कि जब तक मैं चल रहा हूं तब तक मैं सही समय पर हूं। आप भी जब ये समझ लेते हैं तब जिंदगी का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि अब आप जल्दी पहुंचने की चिंता नहीं करते, आप सही दिशा में टिके रहने की खुशी महसूस करते हैं। और जब आप टिकना सीख लेते हैं तब आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पूरी यात्रा को एक नए रूप में देखा जा सकता है, जहां सारी सीख एक प्रणाली बन जाती है, और जहां गिल्ट नहीं, क्लैरिटी से आगे बढ़ा जाता है। यहीं से अंतिम अध्याय जन्म लेता है, जहां सब कुछ जुड़ता है और जहां यह समझ बनती है कि इस पूरी यात्रा का असली मतलब क्या था। चैप्टर 12 फाइनल सुमे। आपकी नई आर्थिक जीवन प्रणाली। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, जब आपने इस ऑडियो बुक को शुरू किया था तब आप कौन थे, और अभी इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से सुना है तो बदलाव सबसे पहले आपकी जेब में नहीं, आपकी सोच में हुआ है, और यही असली शुरुआत होती है। इस पूरी यात्रा में आपने ये नहीं सीखा कि अमीर कैसे बना जाए, आपने ये सीखा कि असहाय कैसे न रहा जाए। क्योंकि अर्कड़ की सबसे बड़ी सीख यही थी कि पैसा तभी आपकी जिंदगी सुधारता है जब वो आपको निर्णय लेने की आजादी देता है, डर नहीं। अब जरा पूरी कहानी को एक साथ देखिए। आपने देखा कि समस्या कम कमाने की नहीं थी, समस्या पैसे के साथ आपके रिश्ते की थी।
आपने ये पहचाना कि खाली जेब एक आदत है, मजबूरी नहीं। आपने समझा कि खुद को पहले भुगतान करना सेल्फिश नहीं, जिम्मेदार होना है। आपने खर्च को दुश्मन नहीं, सीमा में रखने वाला साथी बनाया। आपने पैसा को काम पर लगाने की सोच सीखी, लेकिन लालच से नहीं, समझ से। आपने ये भी सीखा कि हर सलाह सुनने लायक नहीं होती, कि आत्मसम्मान पैसा दिखाने से नहीं, नियंत्रण से आता है, कि धैर्य कमजोरी नहीं, सबसे कम आकी गई अमीरी है, कि डर और संदेह खत्म नहीं होते, लेकिन वे आपको रोकना बंद कर सकते हैं। और अंत में आपने ये जाना कि जीत तेज चलने से नहीं, टिके रहने से मिलती है। अब ये सारी सीख अगर सिर्फ याद बनकर रह गई तो ये ऑडियो बुक अधूरी रह जाएगी। इसलिए अब इसे एक लाइफ सिस्टम में बदलना जरूरी है। ये सिस्टम भारी नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में फिट होता है। सबसे पहले अगले 7 से 10 दिन आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रुककर देखने की जरूरत है। पैसा आते ही कहा जाता है, किस भावना के साथ खर्च होता है, किन जगहों पर आप बिना सोचे हाँ कह देते हैं, और किन जगहों पर डर आपको ना कहने से रोक देता है। इन दिनों में आप खुद को जज नहीं करेंगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि समझ गिल्ट से नहीं आती। फिर आप वही करेंगे जो अरकड़ ने किया था। पैसा आते ही उसका एक छोटा सा हिस्सा, चाहे जितना भी संभव हो, बिना बहस के अपने भविष्य के लिए अलग करेंगे। यह रकम छोटी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये आपके दिमाग को यह संदेश देगी कि आप खुद को आखिरी में नहीं रखते। इसके बाद आप खर्च को काटेंगे नहीं, आप उसे जगह देंगे। आप ये तय करेंगे कि कौन सा खर्च आपकी जिंदगी को सच में बेहतर बनाता है और कौन सा सिर्फ उस पल की बेचैनी को शांत करता है। और ये फैसला आप भावना में नहीं, शांति में लेंगे। आप पैसा काम पर लगाने की जल्दी नहीं करेंगे, आप पहले सीखेंगे, समझेंगे, सवाल पूछेंगे, और अगर कोई मौका आपको बेचैन कर दे तो आप रुक जाएंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि बेचैनी अवसर नहीं होती। इस दौरान कुछ आम गलतियां होंगी। कभी आप पुरानी आदत में लौट जाएंगे, कभी आपको लगेगा कि कुछ खास बदल नहीं रहा, कभी आप खुद से निराश होंगे। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को दोषी मान लेते हैं और सब छोड़ देते हैं। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम गिल्ट पर नहीं, रीस्टार्ट पर चलता है। अगर कोई महीना बिगड़ गया तो आप खुद को असफल नहीं कहेंगे, आप बस अगला महीना शुरू करेंगे। अगर कोई फैसला गलत हो गया तो आप खुद को बेवकूफ नहीं मानेंगे, आप बस सीख को साथ रखेंगे। रीस्टार्ट बिना गिल्ट के होगा। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब आप ये भी समझ चुके हैं कि ये यात्रा तुलना की नहीं है, किसी और की गति आपकी गति नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप आज उस इंसान से थोड़ा बेहतर निर्णय ले जो आप कल थे। और यही छोटी जीतें, यही शांत फैसले, यही टिके रहना समय के साथ वो जिंदगी बना देगा जिसमें डर कम होगा, सम्मान ज्यादा होगा और भविष्य एक बोझ नहीं, एक संभावना लगेगा। अब इस ऑडियो बुक का अंत हो रहा है, लेकिन आपकी यात्रा यही खत्म नहीं होती। आपने अपना समय दिया, ध्यान दिया और खुद को समझने की कोशिश की। इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर कोई एहसास जगाया हो, कोई पुरानी बात याद दिलाई हो, या किसी जगह आपको खुद से सामना कराया हो, तो नीचे कमेंट में अपने शब्दों में जरूर लिखिए। आपकी बात किसी और के लिए शुरुआत बन सकती है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी अपने के काम आ सकता है, तो उसे शेयर करना एक छोटा लेकिन बहुत कीमती काम होगा। और अगर आप इस तरह की और ऑडियो बुक्स, ऐसी ही शांत लेकिन गहरी यात्राएं चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली कहानी आपसे छूटे नहीं। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई किताब, एक नई समझ और एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।